दुनिया पर भूतों का काला कोहरा छा गया है। भूत और राक्षस बेरहमी से इंसानों को मार रहे हैं और सभी लोग डर के मारे भाग रहे हैं। लेकिन हमारा प्रोटोगोनिस्ट जंग चेन बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि उसके पास एक सिस्टम है जो उसे भूतों को डराने और परेशान करने के बदले पॉइंट्स, खजाना और आर्टिफैक्ट्स देता है। और सबसे मजेदार बात, उसका सिस्टम उसे खुद एक ग्रेट डीमन में भी बदल सकता है। जहां सारी दुनिया भूतों से छुप रही है, वहीं हमारा हीरो भूतों को ढूंढता फिरता है। ये स्टोरी बेहद यूनिक, फनी और मजेदार है। इसे हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, इसलिए अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और स्टोरी शुरू होने से पहले हाइप भी करो। एक सुनसान सड़क पर तेज बारिश बरस रही थी। सड़क के बीचों बीच एक कटी हुई, बुरी तरह जख्मी बांह पड़ी थी। कलाई लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और खून बारिश के पानी में मिलकर एक डरावना नजारा बना रहा था। उसी वक्त रेडियो पर एक इमरजेंसी अलर्ट चल रहा था। टीन फू रोड के पास एक सीरियल किलर सामने आया था और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। जिस बांध की बात हो रही थी, उसका मालिक बेहद बेरहमी से मारा गया था। पीड़ित का चेहरा और गर्दन इस कदर काटे गए थे कि पहचान पाना मुश्किल था और कई दांत भी टूटे हुए थे। गर्दन पर एक अजीब सा काला निशान साफ नजर आ रहा था, जबकि चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। आंखें उस लाल बारिश में खुली की खुली रह गई थीं और मक्खियां लाश पर मंडराने लगी थीं। जांचकर्ताओं ने इसे बेहद क्रूर और वहशियाना तरीके वाला केस बताया। तेज बारिश की आवाज उस उदास रात में न्यूज एंकर की ठंडी आवाज के साथ मिल रही थी। बार बार यह चेतावनी दी जा रही थी कि लोग घरों में रहें और संदिग्ध लोगों से सावधान रहें। लेकिन एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में एक जवान आदमी आराम से सोफे पर बैठा स्नैक्स खाते हुए न्यूज देख रहा था। कमरे में इकलौती रोशनी टीवी की हल्की नीली चमक से आ रही थी। इतनी डरावनी खबर के बावजूद वो पूरी तरह शांत था और बिना किसी फिक्र के अपने स्नैक्स चबाता रहा। टीवी पर अब एक लाइव सीन शुरू हुआ। एक रिपोर्टर पुलिस से घिरे एक पूरी तरह सील किए गए इलाके के बाहर खड़ा था। उसने बताया कि श्वंगी कम्युनिटी में एक पूरे परिवार के 5 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। जांच तेजी से चल रही थी, लेकिन खतरा अभी भी कहीं ज्यादा बड़ा था। पास के कॉन्ग अपार्टमेंट्स में एक और खौफनाक स्किनिंग केस सामने आया हुआ था। जैसे जैसे एक के बाद एक खूनी खबरें आ रही थीं, वैसे वैसे बिजली उस अंधेरी रात के आसमान को चीरती जा रही थी। इनमें से कोई भी खौफनाक घटना उस जवान आदमी को परेशान नहीं कर रही थी। टीवी की नीली रोशनी और बिजली की चमक बारी बारी से उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। खाते खाते उसने बुदबुदाते हुए कहा कि जैंग बे सिटी में लगभग हर दिन कई मर्डर केस होते हैं, जो साफ तौर पर असामान्य बात है। यह सोचते हुए उसने स्नैक्स का पैकेट लापरवाही से टेबल पर फेंक दिया और सोचता रहा। फिर वो खिड़की के पास चला गया और अंधेरे को चीरती बिजली को देखने लगा। लगातार चल रही न्यूज कवरेज को देखकर लग रहा था कि शायद मीडिया लोगों को उन खतरनाक इलाकों से दूर रहने की चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। एक हाथ जेब में और दूसरे हाथ में आधा खाया हुआ स्नैक लिए वो हल्के से भौहें सिकोड़ने लगा। क्या मीडिया इन तथाकथित किलर्स को लेकर कोई छिपा हुआ मैसेज दे रहा है? ये ख्याल आते ही आसमान में एक तेज चमकती बिजली कौंधी। ठीक उसी पल उसके नीचे वाले अपार्टमेंट में एक कत्लेआम हो रहा था। एक जवान आदमी के पास अचानक एक साया जैसी शख्सियत आई और उसे गर्दन से लेकर पूरे शरीर तक एक तेज हथियार से काट डाला। वो जवान आदमी बस पलटा और दोनों हाथ जेब में डाले अपने कमरे में वापस चला गया, जैसे उसने यह सब पहले भी देखा हो। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, अब इसमें कुछ भी हैरान करने वाली बात नहीं रही। उसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। टीवी की हल्की नीली रोशनी में उसके तीखे नैन नक्श और साफ नजर आने लगे। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी में आम समझ से कहीं परे चीजें खुद अनुभव की थीं। आज भी उसे अपने पिछले जन्म की यादें पूरी तरह याद थीं। उस वक्त उसकी मौत एक बेहद क्रूर कैंसर की वजह से हुई थी। हॉस्पिटल के बिस्तर पर बेबस पड़े उसके कमजोर शरीर की तस्वीर आज भी उसके दिमाग में साफ थी। मरने से पहले वो इंटेंसिव केयर में पीले चेहरे और बेजान आंखों के साथ लेटा था। उसके गाल धंसे हुए थे, होंठ फटे हुए थे और उसके पास बस हार्ट मॉनिटर की लगातार चलती आवाज ही सुनाई देती थी। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वो एक बर्फ से ढकी जमीन पर भटकता हुआ बच्चा बन चुका था। कड़कड़ाती ठंड में वो बच्चा फटे पुराने कपड़ों में अकेला खड़ा था, जबकि उसके चारों तरफ बर्फ और बारिश गिर रही थी। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, जबकि बारिश का पानी और नाक का पानी उसके चेहरे पर बहता जा रहा था। उसी पल पीछे से अचानक एक मोटा काला कोट उसके कंधों पर डाल दिया गया। उस ठिठुरते हुए बच्चे के सामने जो शख्स आया, वो एक बूढ़ा आदमी था। उसने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ रखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। मुझे ग्रैंडपा बुलाओ, अगर तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है तो आज से मेरे साथ चलो। उस पल से ग्रैंडपा इस अनजान दुनिया में मेरा इकलौता परिवार बन गया।
वो लड़का हर दिन उसके पीछे पीछे चलता और लगातार ग्रैंडपा कहकर पुकारता रहता। जो बड़ा सा कोट उसे मिला था, उस पर एक प्राचीन और रहस्यमयी बकवास सिंबल खड़ा हुआ था। मुझे लगा था कि मेरी नई जिंदगी अब शांति से चलती रहेगी, लेकिन 2 साल पहले ग्रैंडपा अचानक बिना कोई मैसेज छोड़े गायब हो गया। उस दिन जब मैं घर लौटा और खुशी खुशी दरवाजा खोला तो वहां उसका कोई निशान तक नहीं मिला। बस एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंजता रहा, वो गया कहां? उसने पीछे बस एक चिट्ठी और एक बैंक कार्ड छोड़ा था जिसमें 1 लाख येन थे। कार्ड के साथ एक छोटा सा मैसेज लिखा था, सेक्ट को लेकर कुछ हुआ है, मुझे तुरंत जाना होगा, जांग चेन, अच्छे से जीना। यह पढ़कर वो बस अपना सिर पकड़कर बैठ गया। किसी सेक्ट पर मुसीबत आना तो किसी पुराने कल्टीवेशन नॉवेल की कहानी जैसा लग रहा था, जिसे आजकल के कॉमिक्स में भी शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो। फिर भी वो उस बूढ़े आदमी के ठिकाने और उसके सामने आने वाली मुश्किलों की चिंता करना बंद नहीं कर पाया। तभी अचानक बाहर से दरवाजे पर तेजी से दस्तक की आवाज आई, जिससे उसका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। चूंकि आधी रात पहले ही बीत चुकी थी, उसका मूड तुरंत खराब हो गया। कान मलते हुए उसने बड़बड़ाया कि रात के 2 बजे कौन इतना शोर मचा रहा है। परेशान होकर वो दरवाजे तक गया और यह देखने के लिए पीप होल से झांका कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर एक औरत खड़ी थी जिसके बहुत लंबे बाल थे और उसने चेरी और दिल के डिजाइन वाला एक रंग बिरंगा ड्रेस पहन रखा था। वो पागलों की तरह दरवाजे पर धड़ धड़ करके मार रही थी। जो बात इससे भी ज्यादा डरावनी लग रही थी वो था उसका मुर्दे जैसा पीला चेहरा। जैंग चेन ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या वो सच में एक आम औरत ही थी? वो सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाजा पीटती रही। यह देखकर उसने अंदाजा लगाया कि शायद उसे जल्दी से सिस्टर हॉन्ग को ढूंढना है, लेकिन उसकी हरकतें जल्द ही अजीब होने लगीं। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो दरवाजे पर चढ़ गई और एक अनैचुरल अंदाज में वहीं लटक गई। ये अजीब नजारा देखकर वो सन्न रह गया। फिर उसने अपना मुंह चौड़ा खोला, जिसमें कम लेकिन डरावनी तेज नुकीली दांतें नजर आईं। एक ठंडी सांस सीधे पीप होल की तरफ आई, जबकि वो एक भारी डरावनी आवाज में बोली, दरवाजा खोलो, मुझे पता है अंदर कोई है। जांग चेन को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना फोन निकाला और सोचा कि अगर वो औरत मानसिक रूप से बीमार नहीं है तो वो पक्का एक खतरनाक साइकोपैथ है। बिना वक्त गंवाए उसने सिस्टर हॉन्ग को फौरन एक वार्निंग मैसेज भेज दिया, अगर तुम अभी घर नहीं पहुंची हो तो मत आना, तुम्हारे दरवाजे के बाहर एक बहुत ही संदिग्ध इंसान खड़ा है। कुछ ही सेकंड बाद उसके फोन पर रिप्लाई आया। जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसका चेहरा बदल गया और पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। सिस्टर हॉन्ग के मैसेज एक के बाद एक आते रहे। मैं अपार्टमेंट के अंदर ही हूं, बाहर जो चीज है वो अभी इंसान नहीं है। ये क्यों हुआ? जांग चेन अपने ही दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा रहा। बाहर वो अजीब प्राणी सामने वाले अपार्टमेंट के दरवाजे को खरोंचता और उससे चिपका रहा। दूसरी तरफ सिस्टर हॉन्ग ठंडे फर्श पर कांपते हुए बैठी, दहशत में डूबी हुई थी। घबराहट ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। आंसू उसके चेहरे पर बहते जा रहे थे, जबकि उसके दोनों हाथ मुंह पर थे ताकि चीख ना निकले। जांग चेन को टेक्स्ट करते हुए वो बेबसी से सोच रही थी कि इस हालात से कैसे बचा जाए। अनजाने में बाहर वाले उस मॉन्स्टर की सुनने की ताकत बेहद डरावनी थी। बस टाइपिंग की हल्की सी आवाज से ही उसे अंदर हलचल का पता चल गया। उसने फौरन एक डरावनी हंसी छोड़ी और कहा, तो सच में अंदर कोई है? अपने शक की पुष्टि होते ही वो पूरी तरह पागल हो गई। बार बार वो अपना सिर दरवाजे पर मारने लगी, साथ में डरावनी हंसी हंसती रही। अंदर कोई है, फिर भी मेरी बात ना सुनने का नाटक कर रहे हैं। वो मॉन्स्टर लगातार अपना सिर दरवाजे पर पटकता रहा। तेज धमाकों की गूंज पूरे गलियारे में फैल गई। अंदर सिस्टर हॉन्ग आखिरकार टूट गई और डर के मारे बेकाबू होकर रोने लगी। लेकिन बाहर वाली चीज रुकने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उसकी खून से लाल आंखों में नफरत जल रही थी और उसका बड़ा मुंह नुकीले टेढ़े मेढ़े दांतों की कतारें दिखा रहा था। हंसते और चीखते हुए वो बार बार दरवाजा खोलने की मांग कर रही थी। इस लगातार चीख पुकार ने सिस्टर हॉन्ग को और गहरी दहशत में धकेल दिया। मुंह ढंके हुए उसने कांपते हाथों से जांग चेन को टेक्स्ट किया। रोते हुए उसने बताया कि उसने आखिरकार बाहर वाले चेहरे को पहचान लिया है। उसके दिमाग में अचानक एक ब्लैक एंड व्हाइट मेमोरियल फोटो उभर आई। खून से सना और बिगड़ा हुआ चेहरा बिल्कुल मैच कर रहा था। तभी उसे डर के साथ एहसास हुआ कि यह ली यीवेन थी। स्क्रीन पर वो नाम देखते ही जांग चेन एक पल के लिए जम गया। वो नाम उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लगा, जैसे उसने कहीं पहले सुना हो। बाहर गलियारे में ली यीवेन भयानक ताकत से अपना सिर दीवार और दरवाजे पर पटकती रही, जिससे कंक्रीट पर लंबी दरारें बन गईं। उसका पतला हाथ दीवार पर कसकर दबा हुआ था। उसकी असामान्य रूप से लंबी उंगलियां फटी हुई थीं और उनसे लगातार खून टपक रहा था। सिर्फ हाथ ही नहीं, उसके पैर भी बुरी तरह टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे। एक क्यूट सफेद ड्रेस पहने होने के बावजूद उसका पूरा रूप बेहद डरावना था। उसने अपना सिर उठाया, जिससे उसका गला दिखा,
जो एक खौफनाक गड्ढे की तरह फटा हुआ था। उसमें से एक कर्कश आवाज आई, जैसे तेज हवा की सीटी हो। दरवाजा खोलो, अभी खोलो। वो नाम सुनते ही जांग चेन को आखिरकार सब याद आ गया। उसकी पीठ पर तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। यह वही लड़की थी जिसके साथ नान हुआई के बदनाम डोंगजांग डिस्ट्रिक्ट के हुआ था और बेरहमी से उसका कत्ल किया गया था। बाहर ली यीवेन का बिगड़ा हुआ चेहरा नफरत से भरा हुआ था। उसकी आवाज में सिर्फ पागलपन और अंतहीन गुस्सा था, जबकि वो लगातार दरवाजा खोलने की मांग कर रही थी। उस केस की यादें धीरे धीरे उसके दिमाग में उभरने लगीं। उस वक्त ली यीवेन इधर उधर भागती हुई मदद की गुहार लगा रही थी। वो हताश होकर अपार्टमेंट के दरवाजों पर धड़धड़ाती रही और किसी से बचाने की भीख मांगती रही। उसके पीछे एक चाकू लिए एक आदमी उसका बेरहमी से पीछा कर रहा था। आखिरकार वो एक बंद दरवाजे के सामने गिर पड़ी। उसके कपड़े फटकर चिथड़े हो चुके थे और उसका चेहरा दहशत से भरा था। बेबसी में वो बस अपनी तरफ आ रहे उस आदमी से रुकने की गुहार लगा सकती थी। वो आदमी था जंग बे। उसके चेहरे पर अब भी खून बहते हुए 3 खरोंच के निशान दिख रहे थे। उसने उन जख्मों को छुआ और तिरस्कार से मुस्कुराया, गुस्से में कि एक लड़की ने उसे बेइज्जत किया था। एक तेज चाकू पकड़े हुए उसने अपनी क्रूरता छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उसकी नजर में अगर उसने बेरहम बदला नहीं लिया तो उसकी इज्जत को धक्का लगेगा। ली यीवेन हताश होकर अपने सामने वाले दरवाजे पर धड़धड़ाती रही और मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई जवाब आता उससे पहले ही जंग बे ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में चाकू बार बार चलता रहा। ठंडे वार उसके कपड़ों को टुकड़ा टुकड़ा करके फाड़ते गए। उस बुरी हालत में ली यीवेन पूरी तरह बेबस दिख रही थी। जांग बे ने उसके बाल पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा और घसीटते हुए ले गया। वो उसे कोसते और मजाक उड़ाते हुए ताना मारता रहा कि उसने मदद मांगने की कोशिश की। विरोध करने की कोई ताकत न बचने पर ली यीवेन बस घसीटे जाने को सहती रही। इसके बाद जांग बे ने गलियारे में चारों तरफ नजर दौड़ाई और आसपास के सभी लोगों को जोर से धमकाया। उसने चेतावनी दी कि जो भी बीच में आएगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच ली यीवेन ठंडे फर्श पर सिकुड़ी हुई पड़ी रही। सब कुछ सुनने के बावजूद आसपास के सारे दरवाजे बंद ही रहे। एक भी इंसान मदद के लिए बाहर नहीं निकला। जंग बे की धमकियों ने पूरे गलियारे को खौफनाक सन्नाटे में डुबो दिया। अपने शिकार को देखते हुए वो लगातार जहरीली गालियां देता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ क्रूरता थी, जैसे वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकालना चाहता हो। तब तक ली यीवेन का चेहरा इतना बुरी तरह जख्मी हो चुका था कि पहचानना मुश्किल था। असहनीय दर्द में वो बस कांपते हुए कमजोर आवाज में मदद के लिए पुकार सकती थी, इस उम्मीद में कि कोई आकर उसे बचा ले। जांग बे ने ठंडे दिल से चमकता चाकू उठाया। उसकी आंखों में सिर्फ तिरस्कार था। वार करने से पहले उसने उस पर और जहरीले ताने कसे, कहा कि उसकी बेबस हालत उसे घिन्ना देती है। अगले ही पल उसका हाथ बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे आया और चाकू सीधा उसकी तरफ बढ़ा। जब सब खत्म हो गया तो वो ऐसे शांति से चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाते जाते उसने एक फोन कॉल भी बेहद आराम से जवाब दिया। उसके मुताबिक यह सिर्फ सेल्फ डिफेंस था और ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ दिन हिरासत में बिताकर फिर छोड़ दिया जाएगा। उसके पीछे ली यीवेन खून के फैलते तालाब में बेजान पड़ी थी। चाकू अब भी उसके शरीर में ढंसा हुआ था। उसका ठंडा शरीर अकेला जमीन पर पड़ा था। चारों तरफ बस खून ही खून था। उस त्रासदी के बाद एक अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। जांग चेन की याद में अगली तस्वीर थी। जंग बे की लाश एक डिटेंशन सेंटर के अंदर। एक ब्लेड उसकी गर्दन के आर पार निकल गई थी, जिससे वो सलाखों के पीछे ही मर गया। कत्ल के 7 दिन बाद वो गुंडा लगभग वैसे ही तरीके से मरा जैसे उसने ली यीवेन के साथ किया था। बाहर गलियारे में ली यीवेन नफरत भरी आंखों से दरवाजे को घूरती रही, यह देखकर कि कोई उसे अंदर नहीं बुलाएगा। उसने ठंडे स्वर में कहा कि अगर उसे न्योता नहीं मिला तो वो खुद अपना रास्ता बना लेगी। तुरंत ही उसके लंबे काले बाल छोटी छोटी दरारों से होते हुए ताले में घुसने लगे। उसका पहले से डरावना चेहरा और भी भयानक रूप में बिगड़ गया, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हर एक बाल जीवित सांप की तरह हरकत करता हुआ धीरे धीरे ताले के मैकेनिज्म से होकर दूसरी तरफ निकल आया। पीपहोल से देखते हुए जांग चेन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जल्द ही सिस्टर होंग के अपार्टमेंट का ताला पूरी तरह खुल गया। घबराहट में उसके हाथ से फोन फिसलकर फर्श पर गिर गया और आवाज हुई। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे समझ आ गया कि अब हालात बिगड़ चुके हैं। उस फीमेल घोस्ट के कान हल्के से फड़के। सबसे धीमी आवाज भी उसे तुरंत भांप लेने के लिए काफी थी। उसका पूरा शरीर अचानक एक अजीब कोण पर मुड़ा और पीछे की तरफ अनैचुरल ढंग से झुक गया। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई, जबकि उसकी आंखें सीधे जांग चेन के दरवाजे पर टिक गईं। गलियारे में एक तीखी चीख गूंज उठी।
फिर वो धीरे धीरे उसके अपार्टमेंट की तरफ रेंगने लगी। उसके हाथों ने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया, जबकि वो ठंडी मुस्कान उसके चेहरे पर जमी रही। अब भी उसी अनैचुरल पोजीशन में मुड़ी हुई वो लगातार दरवाजे पर धमक मारती रही और अंदर वाले से दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती रही। उसकी खून जैसी लाल आंखें दरवाजे पर ऐसे टिकी थीं जैसे वो उसके पार देख सकती हो। फिर वो फुसफुसाई, मैं तुम्हें देख रही हूं। जांग चेन को तुरंत महसूस हुआ जैसे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस फीमेल घोस्ट ने इतनी जल्दी उसे अपना अगला निशाना क्यों बनाया। उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग उठी और वो दरवाजे से पीछे हटता रहा। घबराहट में उसने पास पड़ी एक लकड़ी की छड़ी हथियार के तौर पर उठा ली। हाथ कांपने के बावजूद जांग चेन ने खुद को शांत करने के लिए वो छड़ी अपने सामने पकड़ ली। उसने खुद को हिम्मत दिलाते हुए सोचा कि शायद उसकी मजबूत यांग एनर्जी बुरी आत्माओं को दूर रख सके। उसी पल उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा इंटरफेस अचानक उभर आया। स्क्रीन पर एक चमकीला लाल स्माइली फेस आइकन उभरा। तुरंत एक नोटिफिकेशन आई, ईविल ऑरा डिटेक्टेड, डीमोनाइजेशन सिस्टम इज नाउ एक्टिवेटिंग। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता, सिस्टम ने बताया कि एक्टिवेशन सफल रहा और उसे इनाम के तौर पर 100 गोस्ट पॉइंट्स दिए गए। जांग चेन हैरानी से उस तैरते हुए पैनल को घूरता रहा। एक और नोटिफिकेशन आई जिसमें पूछा गया कि क्या वो अपने सारे पॉइंट्स एक डिमोनाइजेशन एबिलिटी पर खर्च करके सुपरनैचुरल एंटिटीज से लड़ने के लिए ड्रॉ करना चाहता है। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वो फीमेल घोस्ट अभी भी अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसे सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिला। जब कंफर्म और डिक्लाइन के ऑप्शन सामने आए तो जांग चेन ने तुरंत कंफर्म चुन लिया। इस वक्त अपनी किस्मत पर दांव लगाना ही उसका इकलौता रास्ता था। इंटरफेस तुरंत बदल गया, जिससे उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने लाल लीवर खींच दिया और सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। पहिया बेहद तेज रफ्तार से घूमने लगा। तनाव भरे माहौल में एक साफ नोटिफिकेशन साउंड गूंजा। इसके बाद एक और ऐलान हुआ कि पॉइंटर स्लॉट नंबर 2 पर रुक गया है। पहिया पूरी तरह रुकने से पहले 4 और नोटिफिकेशन आवाजें गूंजी। स्क्रीन पर हर ऑप्शन अपनी जगह लॉक हो गया। अचानक आसपास की जगह में आग की लपटें फूट पड़ीं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जांग चेन मुश्किल से समझ पाया कि हो क्या रहा है। पटाखों की तरह उड़ती चिंगारियों के बीच हवा में धीरे धीरे एक धुंधली आकृति उभरने लगी। उसने अपना सिर उठाकर उस अजीब नजारे को घूरा। उसकी आंखों में जो दिखा वो एक विशालकाय डेमोनिक क्रिएचर था जो खौफनाक दबाव फैला रहा था। जांग चेन वहीं जम गया, समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। उसी पल सिस्टम ने पूछा कि क्या वो अभी अभी मिले नए डिमोनाइजेशन कार्ड को तुरंत एक्टिवेट करना चाहता है। लेकिन जांग चेन का ध्यान जिस चीज ने खींचा वो थी बाहर अचानक छाई खामोशी। वो फीमेल घोस्ट दरवाजा पीटना बंद कर चुकी थी, जिससे वो उलझन में पड़ गया। अपने होस्ट को प्रॉम्प्ट नजरअंदाज करते देख सिस्टम ने उसे फैसला लेने के लिए जोर दिया। जांग चेन ने बिना किसी हिचक के डिक्लाइन चुन लिया। उसके मन में इंसान बने रहना ही मॉन्स्टर बनने से बेहतर था। वो इस बारे में बाद में सोच सकता था, क्योंकि वो अभी इसे आजमाने के लिए तैयार नहीं था। जब वो यह सब सोच रहा था, सिस्टर होंग अभी भी अपने अपार्टमेंट के एक कोने में सिकुड़ी हुई डर से कांप रही थी। दरवाजे के बाहर से अजीब आवाजें आती रहीं, जिसकी वजह से उसने हिम्मत जुटाकर देखने की कोशिश की। दरवाजे को रोक रही चीजें एक के बाद एक बाहर से पड़ रहे जोरदार वार से हट गईं। जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुला, लंबे और भद्दे नाखूनों वाला एक पीला हाथ फौरन अंदर घुसकर किनारे को पकड़ लिया। उसी वक्त एक बेबस आवाज में चीख गूंजी, बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मुझे बचा लो। सिस्टर होंग ने चीखने से खुद को रोकने के लिए अपना मुंह हाथों से ढंक लिया। सिर्फ उस सूखे हुए हाथ को दरारों से अंदर आते देखना ही उसे टूटने के कगार पर पहुंचाने के लिए काफी था। वो बस यही चाहती रही कि काश ये सब सिर्फ एक हॉरर मूवी हो। ली यीवेन का आधा शरीर पहले ही अंदर घुस चुका था और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैल गई। वो लगातार मदद की गुहार दोहराती रही, ऐसी आवाज में जो रीढ़ में सिहरन पैदा कर दे। लेकिन उसी पल पीछे से किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। पलटकर देखने पर ली यीवेन ने जांग चेन को मुस्कुराते हुए वहां खड़ा देखा। उसने विनम्रता से हाथ भी हिलाया, जैसे किसी पुराने दोस्त को नमस्ते कर रहा हो। हेलो कहते ही वो तुरंत दरवाजे की तरफ पीछे हटा और उसे चिढ़ाते हुए ललकारा कि वो उसका पीछा करके दिखाए। इससे पहले कि वो फीमेल घोस्ट कुछ रिएक्ट कर पाती, उसने उसके ठीक सामने दरवाजा बंद कर दिया। इस हरकत ने ली यीवेन को फौरन आग बबूला कर दिया। इस तरह के बर्ताव पर वो गुस्से से चीख पड़ी। वो फीमेल घोस्ट पागल औरत की तरह दरवाजा पीटने लगी और दहाड़ते हुए कहने लगी कि वो अंदर घुसकर जांग चेन को चीर देगी। इस बीच वो बस दरवाजे के पीछे खड़ा होकर उस पूरी उथल पुथल को बेबसी से देखता रहा। जांग चेन ने अचानक दरवाजा पूरा खोल दिया, ठीक उसी वक्त जब ली यीवेन पूरी रफ्तार से आगे झपटी। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे बाथरूम में जा गिरी।
सिस्टम ने तुरंत एक नोटिफिकेशन दिखाई। दरवाजा पीटने वाली घोस्ट अत्यधिक सदमे की स्थिति में पहुंच गई है। प्लेयर को 5 घोस्ट पॉइंट्स मिले। उस वक्त जंग चेन को सिस्टम का तरीका समझ में आने लगा। जब तक वो घोस्ट्स में तेज भावनाएं जगाता रहेगा, वो उनसे घोस्ट पॉइंट्स इकट्ठा कर सकता है। यह समझते ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसका दिमाग पहले से ही ली यीवेन से निपटने के लिए तरह तरह के अजीब आइडिया सोचने लगा था। ज्यादातर लोग अब तक भाग चुके होते, लेकिन जांग चेन ने ठीक इसके उलट किया। उसने टॉयलेट पेपर का एक रोल उठाया और उस फीमेल घोस्ट को उसमें लपेटने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते हुए वो लगातार बेतुकी बातें बोलता रहा। इस बीच सिस्टम लगातार बढ़ते हुए घोस्ट पॉइंट्स रिपोर्ट करता रहा। इस तरह पहले कभी न किए गए बर्ताव से ली यीवेन गुस्से से भर गई। उसने सारा टॉयलेट पेपर फाड़ डाला और चीखते हुए कहा कि वो उसे इसकी कीमत चुकवाएगी। ठीक उसी वक्त जब वो फीमेल घोस्ट काबू खोने ही वाली थी, जांग चेन ने अचानक उसके पीछे इशारा किया और गंभीरता से कहा कि वो वहां देखे। बिना किसी शक के ली यीवेन तुरंत पलटी। पलटते ही वो वहीं जम गई। उसने जो देखा वो शीशे में उसकी अपनी डरावनी परछाई थी। इस नजारे ने उसे ऐसे चीखने पर मजबूर कर दिया जैसे उसे कोई सच में भयानक चीज दिख गई हो। किसी टिपिकल कहानी की तरह नष्ट होने के बजाय ली यीवेन सच में घबरा गई। वो चीखते हुए इधर उधर उछलने लगी। अपने ही भूतिया चेहरे से डरी हुई वो सब कुछ होते देख रही थी। जांग चेन बस अपने कान बंद करके उस शोर पर आह भर सकता था। एक पल में ही वो तनाव भरा माहौल गायब हो गया। उसकी जगह एक चीजी गुलाबी सीन नमूदार हुआ जो चमकते बुलबुलों से भरा हुआ था। ली यीवेन तुरंत ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे उसे बचाने की जरूरत वाली एक नाजुक हीरोइन हो। उसने जांग चेन को गले लगाया और मदद के लिए बेबसी से रोने लगी, जबकि जांग चेन वहां खड़ा बोलती बंद और उसके इस नाटक से पूरी तरह कंफ्यूज था। हालांकि उसने जल्दी ही खुद को संभाला और नरम आवाज में बोलते हुए प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। जांग चेन ने उससे कहा कि वो उसे इस जगह से दूर ले जाएगा और उस डरावनी औरत से निपटेगा। यह सुनकर ली यीवेन ने फौरन खुद को एक राजकुमार द्वारा बचाई गई हीरोइन के तौर पर कल्पना कर ली और खुशी खुशी मान गई। छत पर दोनों हाथ में हाथ डाले ठंडी रात की हवा में साथ चले, बिल्कुल उस कपल की तरह जो दुनिया की मुसीबतों से भाग रहा हो। लेकिन उस रोमांटिक माहौल के उलट जांग चेन लगातार बेहद शक भरी नजरों से चारों तरफ देखता रहा। यह पक्का करने के बाद कि आसपास कोई और नहीं है, उसने गहरे इमोशन के साथ ली यीवेन की तरफ देखा और उससे कहा कि वो पहले जाए। ली यीवेन फौरन एक रोमांस हीरोइन की भूमिका निभाने लगी। नरमी से मना करते हुए जिद करने लगी कि वो साथ ही जाएंगे। सिस्टम ने तुरंत उस टारगेट में तेज इमोशनल हलचल डिटेक्ट की और उसे 20 और घोस्ट पॉइंट्स दे दिए। जांग चेन ने प्यार से उसके बाल हटाए, भरोसा देती हुई मुस्कान दी और कहा कि उसे शीशे वाली घोस्ट को रोकने के लिए यहीं रुकना होगा। यह सुनकर ली यीवेन इतनी भावुक हो गई कि उसने दिल से उसका नाम पुकारा, लेकिन वो हीरोइक बातें बोलते बोलते जांग चेन ने बिल्कुल इसके उलट किया और उसे सीधा छत से धक्का दे दिया। साथ ही उसे जल्दी जाने के लिए कहता रहा। इस अचानक ट्विस्ट ने ली यीवेन को पूरी तरह सन्न कर दिया। उसका दिमाग उलझन से भर गया, जबकि उसकी कल्पना की गई रोमांस स्टोरी एक पल में टूट गई। उसकी चीख रात में गूंज उठी, जबकि उसका शरीर नीचे गिरता चला गया। इतनी ऊंचाई से गिरने पर कोई भी सोचता कि उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ली यीवेन का शरीर नीचे खड़ी एक कार की छत पर जोर से गिरा। साथ में एक तेज धमाका हुआ। उसके हाथ अजीब तरह से फड़कने लगे, जबकि उसके जोड़ बुरी तरह टेढ़े मेढ़े हो गए। पिचकी हुई कार पर बुरी तरह विकृत शरीर और गंभीर सिर की चोट के साथ पड़ी हुई वो बिल्कुल बेहाल दिख रही थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। नफरत से भरी उसकी काली कजरारी आंखें अचानक खुल गईं। वो पागल औरत की तरह चीख पड़ी, अपनी सारी नफरत उस इंसान की तरफ मोड़ते हुए जिसने उसे धक्का दिया था और बदला लेने की कसम खाई। ऊपर से देखते हुए जांग चेन को बेबसी से एहसास हुआ कि डिमोनाइजेशन कार्ड इस्तेमाल किए बिना उसके पास उससे निपटने का लगभग कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने रिस्क लेने का फैसला किया और एक डिमोनाइजेशन कार्ड निकाला जिसका नाम था उर्गाल डिवाइन टाइगर जनरल। बिना किसी हिचकिचाहट के जांग चेन ने उस कार्ड को एक्टिवेट किया और आधिकारिक रूप से डिमोनाइजेशन मोड में प्रवेश कर लिया। सिस्टम ने तुरंत उस आइटम के इफेक्ट्स वो समझाए। 30 मिनट तक होस्ट को डेमन की असली ताकत का एक हिस्सा मिलेगा, साथ ही एक रैंडमली असाइन की गई सुपरनैचुरल एबिलिटी भी। इफेक्ट एक्टिवेट होते ही जांग चेन के शरीर में ताकत का एक जबरदस्त सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे उसका सिर पीछे झुक गया और वो दहाड़ उठा। सिस्टम ने ऐलान किया कि डेमन ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने के बाद उसे डेमन पावर और सोल एसेंस का एक हिस्सा हमेशा के लिए मिलता रहेगा, साथ ही एक डिवाइन एबिलिटी इनहेरिट करने का एक परमानेंट मौका भी। जांग चेन को साफ महसूस हुआ कि उसका हाथ आग की तरह बुरी तरह गर्म हो गया।
एक और मैसेज आया जिसमें याद दिलाया गया कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ताकत का एक हिस्सा हमेशा के लिए बचा रहेगा, साथ ही एक डिवाइन एबिलिटी इनहेरिट करने का मौका भी। कुछ ही पलों में जांग चेन की आंखें बदलने लगीं, इंसानी नजर से एक टाइगर किंग की उग्र आंखों में तब्दील होते हुए, जिससे वो खुद भी हैरान रह गया। ठीक उसी वक्त सिस्टम ने ऐलान किया कि जांग चेन को रैंडम ड्रॉ में एक डिवाइन एबिलिटी मिली है जिसका नाम है अजूर टाइगर रोर। ली यीवेन ने हैरानी से ऊपर देखा जब छत से एक हिंसक आभा फूट पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी अजीब भूतिया ताकत का इस्तेमाल करते हुए खुद को ऊपर उछाल दिया। उसकी मुड़ी हुई उंगलियां अब इतनी नुकीली थीं कि कंक्रीट को गहराई तक चीर सकती थीं और दीवार से मजबूती से चिपक सकती थीं। इसकी बदौलत ली यीवेन एक रेंगने वाले जीव की तरह हैरतअंगेज रफ्तार से ऊपर चढ़ती गई, हाँफते हुए। जैसे ही वो छत के किनारे पर पहुंची, सबसे पहली चीज जो उसने देखी वो था जांग चेन का चेहरा। यह अचानक नजारा देखकर वो खुद भी चौंक गई और मन ही मन कोसने लगी। जांग चेन फौरन अपने आम शांत रूप में वापस आ गया और ऐसा जताया जैसे उसे जिंदा देखकर खुशी हुई हो, कहते हुए कि वो भूल गया था कि वो सिर्फ 12वीं मंजिल पर है और थोड़ा ज्यादा कर बैठा। यह कहते हुए उसने ईमानदार भाव के साथ अपना हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर खींचने का ऑफर दिया। ली यीवेन ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन वो पहले से ही अपना बदला प्लान कर चुकी थी। वो चाहती थी कि जांग चेन को भी इतनी ऊंचाई से धकेले जाने की वही बेबसी महसूस हो। जैसे ही उनके हाथ छुए, अचानक एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंज उठी। ली यीवेन दर्द से तुरंत चीख पड़ी और उससे हाथ छोड़ने की गुहार लगाने लगी। सिस्टम ने ऐलान किया कि उस फीमेल घोस्ट की हथेली बुरी तरह जल गई है और उसे 10 और घोस्टची पॉइंट्स इनाम में मिले, जबकि जांग चेन ने फौरन एक हाथ उसकी कमर के चारों तरफ लपेट दिया। फिर उसने उसे हवा में उठा लिया जैसे वो उसे छेड़ रहा हो। उसने प्यार से पेश आने का नाटक भी किया और पूछा कि वो उसे भला कैसे छोड़ सकता है। इतना कहकर वो बाहर के खुले आसमान की तरफ मुड़ा। जांग चेन की आंखों के कोने पर एक मुस्कान उभरी, जैसे वो किसी पुराने दोस्त से लापरवाही से बातें कर रहा हो। अगले ही पल उसने ली यीवेन को हैरतअंगेज रफ्तार से नीचे फेंक दिया, इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा लेकर। ऊपर से उसकी गिरती हुई आकृति को देखते हुए उसे पता था कि सिर्फ गिरने से उसकी मौत नहीं होगी, इसलिए जांग चेन फौरन उसके पीछे कूद पड़ा, यह काम पूरा करने की ठान लेते हुए। यह देखकर ली यीवेन पूरी तरह सन्न रह गई कि वो सच में उसका पीछा करते हुए कूद पड़ा। एक धधकती हुई आभा जो भारी दबाव लिए हुए थी, जांग चेन के साथ नीचे उतरी। जब वो जमीन पर उतरा तो वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जबकि उसके चारों तरफ की रोशनी लगातार तेजी से जलती रही। ली यीवेन टूटे हुए मलबे के नीचे दबी पड़ी थी, इतनी बुरी हालत में कि वो लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही। उसके मुंह से गहरे हरे रंग की गोश्त चाय की धाराएं बहती रहीं, साथ में पीड़ा भरी चीखें भी। इस नजारे को देखते हुए जांग चेन बिना किसी भावना के बस देखता रहा। अचानक उसने अपना सिर उठाया और एक गरजती हुई टाइगर रोर छोड़ी। दो विपरीत ताकतें तुरंत भयानक जोर से टकरा गईं। गाढ़ी काली गोश्त चाई ऊपर उठकर पूरे इलाके में फैल गई। जल्द ही सिस्टम ने पुष्टि की कि वो नॉकिंग घोस्ट पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और उसे 99 और गोश्त चाई पॉइंट्स इनाम में मिले। अपने पॉइंट्स को इतनी तेजी से बढ़ते देख जांग चेन बेहद खुश हो गया। पहले वाले टोटल के साथ मिलाकर अब उसके पास 2 ड्रॉ के लिए काफी पॉइंट्स थे, जिससे उसका मूड बेहतरीन हो गया। जश्न मनाते हुए वो अचानक अपने पैरों के नीचे बने एक बड़े गड्ढे के किनारे से लड़खड़ा गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके लैंड करने से सख्त जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया है, जिससे उसे शक होने लगा कि कहीं इससे बहुत ज्यादा ध्यान न खिंच जाए। थोड़ा सोचने के बाद जांग चेन ने फिक्र न करने का फैसला किया और हाथ जेब में डालकर लापरवाही से वहां से चला गया, यह सोचकर कि जब तक किसी ने यह होते नहीं देखा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। वो धीरे धीरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ लौटा, लेकिन गलियारे से गुजरते वक्त सिस्टम इंटरफेस अचानक फिर से सामने आ गया। नए टेक्स्ट को देखते हुए जांग चेन सिस्टम द्वारा दिखाई गई डेमन क्लासिफिकेशन लिस्ट के बारे में सोचने लगा और उसे शक हुआ कि वहां नॉकिंग घोस्ट से कहीं ज्यादा डरावने प्राणी भी हो सकते हैं। खामोश गलियारे से गुजरते हुए जांग चेन ने पहले अपने कमरे लौटने और सिस्टम के बारे में बाद में स्टडी करने का फैसला किया। उसी वक्त बंद दरवाजे के पीछे से दबी हुई सिसकियों की आवाज आई। सिस्टर होंग इतना रो चुकी थी कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसे यकीन था कि इतनी ऊंचाई से गिरकर जांग चेन के बचने का कोई चांस नहीं है। यह सुनकर जांग चेन ने फौरन उसे यकीन दिलाया कि खतरा टल चुका है, क्योंकि वो घोस्ट पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। कमरे के अंदर से सिस्टर होंग ने कांपती आवाज में जवाब दिया। इस बात को लेकर अनिश्चित थी कि वो असली जांग चेन से बात कर रही है या सिर्फ उसकी आत्मा से। जांग चेन बस अजीब सी हंसी हंस सकता था और जोर देकर कह सकता था कि वो अब भी पूरी तरह जिंदा है। जैसे ही उसे यकीन हुआ,
सिस्टर होंग आगे दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। वो खुशी से रो पड़ी, राहत महसूस करते हुए कि जांग चेन सही सलामत बच निकला। एक खूबसूरत औरत की बाहों में जांग चेन बस मुस्कुरा सकता था और उस पल का मजा ले सकता था। कुछ देर बाद उसने आखिरकार उससे एक एहसान मांगा। सिस्टर होंग बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई और कहा कि अपनी जान बचाने के बदले वो कुछ भी करने को तैयार है। मौका देखते हुए जांग चेन ने बस इतना मांगा कि वो आज रात की घटना को राज रखे। यह कहते हुए उसने चुप रहने का इशारा किया और जोर देकर कहा कि बस इतना जानना काफी है कि उस घोस्ट से निपट लिया गया है। सिस्टर होंग फौरन मान गई और यह मानकर चली कि जांग चेन जैसे एक्सपर्ट्स ध्यान खींचने से बचना पसंद करते हैं। उसने सब कुछ राज रखने का वादा किया और फिर कुछ लेने के लिए पलटी। उसने जांग चेन से कहा कि वो थोड़ा रुके क्योंकि वो उसे एक तोहफा देना चाहती है। यह कहकर सिस्टर होंग नीचे झुक गई और बेड के नीचे कुछ ढूंढने लगी, यह सोचते हुए कि उसने वो चीज कहां रखी थी। जल्द ही वो खुशी से एक मोटा प्रॉपर्टी डीड निकाल कर लाई, जैसे उसे कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया हो। सिस्टर होंग ने फौरन वो जांग चेन को थमा दिया और उसे पूरा घर ऑफर कर दिया, यहां तक कि किसी और दिन ऑनरशिप ट्रांसफर करने की भी योजना बना ली। जांग चेन बोलती बंद रह गया। उसने फौरन मना कर दिया और शुक्रिया कहा, क्योंकि उसे लगता था कि वो किराए की कमाई पर ही अपनी जिंदगी चलाती है और वो सिर्फ एक बचाव के बदले उससे यह नहीं छीन सकता। लेकिन सिस्टर होंग ने लापरवाही से कुछ और प्रॉपर्टी डीड निकाल लिए और कहा कि अगर उसे यह पसंद नहीं तो और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। दस्तावेजों का वो ढेर देखकर जांग चेन को आखिरकार समझ आ गया कि सिस्टर होंग असल में बेहद अमीर है। उसने तो यहां तक कल्पना कर ली कि वो एक ताकतवर सीईओ की तरह बैठी मुस्कुराते हुए पूछ रही है कि क्या वो अपनी मुश्किल जिंदगी छोड़कर उसके सहारे रहना चाहेगा। आखिरकार वो प्रॉपर्टी डीड फिर भी जांग चेन के कमरे में ही पहुंच गया। अपने कमरे में वापस आकर वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया और जानकारी खोजने लगा। हाल की अजीब न्यूज रिपोर्ट्स को अपने खुद के अनुभवों के साथ जोड़ते हुए जांग चेन धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचा कि आगे चलकर कहीं ज्यादा खतरनाक घोस्ट सामने आएंगे। ठीक उसी वक्त सिस्टम ने ऐलान किया कि डेमन ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो चुका है। थोड़ी सी बची हुई डेमन पावर और सोल एसेंस के अलावा उसे कोई डिवाइन एबिलिटी इनहेरिट नहीं मिली। इससे जांग चेन को एहसास हुआ कि मजबूत बनने का सबसे तेज तरीका डेमन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम का पूरा फायदा उठाना है, वरना वो आखिरकार उन्हीं शिकारों की तरह अंजाम भुगतेगा जिन्हें घोस्ट्स ने मार डाला। एक बार जब ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड की मियाद खत्म हो जाती तो बची हुई ताकत उन खौफनाक प्राणियों का सामना करने के लिए काफी नहीं होती जो बाद में सामने आ सकते हैं। कंप्यूटर के सामने बैठे जांग चेन टाइप करता रहा और यह चेक करने का फैसला किया कि क्या हाल ही में जैंगबे सिटी में कोई असामान्य मर्डर केस हुआ है। जैसे ही उसने गंभीर हत्याओं से जुड़े कीवर्ड्स डाले, स्क्रीन पर अनगिनत न्यूज आर्टिकल्स भर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिनकी लाशें अलग अलग जगहों पर मिलीं, जैसे प्राइवेट अपार्टमेंट्स में, लिफ्ट के पास और सड़क किनारे। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर पीड़ित का चेहरा बेरहमी से तबाह कर दिया गया था, जिससे लगता था कि किलर को चेहरे बिगाड़ने का एक बीमार जुनून था। रिपोर्ट्स पढ़ते हुए जांग चेन ने अंदाजा लगाया कि यह बर्ताव उस नॉकिंग घोस्ट के पैटर्न से मिलता जुलता है। अगर वो घोस्ट दरवाजे पीटने के रिचुअल का जुनूनी थी तो यह किलर चेहरे तबाह करने का जुनूनी है। लोकेशंस चेक करने के बाद उसे पता चला कि ये घटनाएं उसकी यूनिवर्सिटी से ज्यादा दूर नहीं थीं। इसलिए उसने अगले दिन क्लास के बाद जांच करने की योजना बनाई। यह सोचते हुए जांग चेन ने कंप्यूटर बंद कर दिया। उसने एक नया फैसला लिया। खतरे के खुद उस तक आने का इंतजार करने के बजाय वो खुद घोस्ट्स को ढूंढकर शिकार करेगा। ये ख्याल आते ही जांग चेन ने अपनी आई टेक्निक एक्टिवेट कर दी। उसकी आंखों में एक ठंडी नीली चमक कौंधी, जबकि वो बुरी आत्माओं के निशान ढूंढने लगा। अगली सुबह जैंगबे यूनिवर्सिटी हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थी। क्लास जाते वक्त एक फीमेल स्टूडेंट उत्साह से पिछली रात के मजे के बारे में बात कर रही थी, जबकि उसकी दोस्त अब भी उसके नतीजे से हैरान थी। पहली लड़की ने गर्व से दावा किया कि जब उसकी दोस्त नशे में थी तो बहुत सारे हैंडसम लड़कों ने उसका कांटेक्ट मांगा था। यह सुनते ही उसकी दोस्त फौरन घबरा गई और उसे आगे खींचने लगी, इस फिक्र में कि अगर वो और देर करेंगी तो क्लास मिस कर देंगी। भरे हुए कैंपस को देखते हुए जांग चेन को अचानक उस बूढ़े डाविस्ट की याद आ गई और सोचा कि वो बूढ़ा आदमी इतना जीवंत नजारा देखकर हैरान रह जाता। ठीक उसी वक्त किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। एक आवाज ने पीछे से जोर से जांग चेन को बुलाया। अपना नाम सुनते ही वो फौरन हैरानी से पलटा। जो शख्स उसकी तरफ आ रही थी वो थी लिन यूई और यांग चान उसके साथ चल रही थी। 2 खूबसूरत लड़कियों का उसे ढूंढते हुए आना तुरंत आसपास के मेल स्टूडेंट्स में जलन जगा गया।
खिड़कियों के पास बहुत से स्टूडेंट्स जलन से आह भरने लगे, कहते हुए कि जांग चेन बेहद किस्मत वाला है कि वो यांग चान को जानता है और साथ ही लिन युई का बचपन का दोस्त भी है। पास आकर लिन युई ने धीरे से एक चीज निकाली और कहा कि उसकी मां ने खास तौर पर इसे एक डॉविस्ट मंदिर से हासिल किया था। उसने वो ताबीज जांग चेन को थमाया और कहा कि वो इसे हमेशा अपने पास रखे। जांग चेन ने उसे स्वीकार किया और विनम्रता से शुक्रिया कहा। हालांकि जैसे ही उसने वो ताबीज छुआ, उसके अंदर की डेमन पावर हल्के से रिएक्ट कर गई। उसे फौरन एहसास हुआ कि यह कोई आम चीज नहीं है और उसने पूछा कि क्या वो सच में इसे उसे देना चाहती है। लिन युई ने समझाया कि हाल ही में बहुत सारी डरावनी घटनाएं हुई हैं, इसलिए वो चाहती है कि वो जरूरत न हो तो बाहर न निकले। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, यांग चान उसे खींचकर वहां से ले गई। जाने से पहले लिन युई ने पीछे मुड़कर देखा और जांग चेन को याद दिलाया कि वो रात में कभी बाहर न निकले। दोनों लड़कियों को दूर जाते देखते हुए जांग चेन को एहसास हुआ कि लिन युई शायद सुपरनैचुरल दुनिया के बारे में काफी कुछ जानती है। दूर जाने के बाद लिन युई ने धीरे से एक आह भरी, जैसे उसके ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। यह देखकर यांग चान ने फौरन अपनी नाराजगी जताई और उसे याद दिलाया कि वो कल्टीवेटर्स पर निगरानी रखने वाली ताकतों के सख्त नियमों को तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गई थी। लिन युई ने शांति से जवाब दिया कि उसने सिर्फ एक प्रोटेक्टिव ताबीज तोहफे में दिया है और तय सीमा से आगे कुछ भी नहीं बताया। यांग चान ने हल्के से लिन युई के माथे पर टैप किया और गंभीरता से याद दिलाया कि जांग चेन अब भी एक आम इंसान है। अगर उसका सामना किसी बुरी आत्मा से हुआ तो उसका बचना मुश्किल होगा। इसके अलावा लिन युई के हिडन वर्ल्ड वाले बैकग्राउंड की वजह से अब वो दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं से ताल्लुक रखते हैं। यह सुनकर लिन युई ने नरमी से समझाया कि उसने हमेशा जांग चेन को एक करीबी दोस्त के अलावा कुछ और नहीं समझा। यांग चान फौरन असहमत हो गई और बोली, कोई आम दोस्त इतना कीमती ताबीज तोहफे में नहीं देता। उसके मुताबिक यह ब्लैक मार्केट में आराम से 20 लाख युआन में बिक सकता था। फिर भी लिन युई के दिल में उस ताबीज की कीमत उस एहसान के कर्ज के आगे कुछ भी नहीं थी जो वो उस पर मानती थी। पुरानी यादें उसके दिमाग में उभर आईं। अगर उस दिन जांग चेन ने उसे न बचाया होता तो उसका भविष्य बिल्कुल अलग दिशा में जा सकता था। उसे अब भी याद था कि कैसे वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे दौड़ा था और हमलावर को उसे छोड़ देने के लिए चिल्लाया था। दूसरी तरफ जांग चेन ने ध्यान से उस ताबीज को देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि इस दुनिया में सच में ऐसी ताकतें हैं जो घोस्ट से निपटने में सक्षम हैं। यह सोचते हुए उसने सावधानी से ताबीज को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। चलते हुए जांग चेन सोचता रहा, सुपरनैचुरल प्राणियों का आम जनता को पता न होना शायद उन्हीं वार्निंग्स से व्रिंक से जुड़ा है जिनका जिक्र सिस्टम ने पहले किया था। ठीक उसी वक्त सिस्टम इंटरफेस फिर से सामने आया, घोस्ट्स और डेमन्स को कंट्रोल करने वाले नियमों की जानी पहचानी जानकारी के साथ। मेल स्टूडेंट्स की शिकायतों की एक झड़ी अचानक जांग चेन को हकीकत में वापस खींच लाई। वो बड़बड़ाने लगे कि वो कभी अपनी किस्मत नहीं बांटता और यहां तक कि उसे खुद गॉडेस लिन ने ढूंढा था, जिससे वो जल भी रहे थे और परेशान भी। इस शोरगुल भरे माहौल के बीच अचानक क्लासरूम में डेस्क पर जोरदार थाप की आवाज गूंज उठी। जो शख्स खड़ा हुआ वो था जुंग श्याओमिंग, जुंग ग्रुप का यंग मास्टर। उसने जोर से सबको चुप रहने का ऑर्डर दिया क्योंकि क्लास शुरू होने वाली थी। उसकी स्टेटस और पावर के आगे मेल स्टूडेंट्स फौरन शांत हो गए और मुसीबत खड़ी करना बंद कर दिया। जुंग श्याओमिंग की लंबी चौड़ी कदकाठी देखकर जांग चेन ने चुपचाप माना कि अमीर परिवारों में पले बढ़े लोग सच में अलग होते हैं। कुछ देर बाद जुंग श्याओमिंग ने खुद पहल करके जांग चेन से बात की और पूछा कि क्या वो लिन युई को अच्छी तरह जानता है। उसने एक आने वाली फैमिली बैंक्वेट का भी जिक्र किया और जांग चेन को इनवाइट किया क्योंकि लिन युई वहां आने वाली थी। जांग चेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बस आगे बढ़ गया, ठंडे लहजे में जवाब देते हुए कि यह इवेंट बोरिंग लगता है। बेइज्जती महसूस करते हुए जुंग श्याओमिंग ने तंज कसते हुए कहा कि जांग चेन शायद क्लास के बाद काम करने में इतना बिजी रहता है कि उसके पास ऐसी चीजों के लिए वक्त नहीं है। इस मजाक का सामना करते हुए जांग चेन ने शांति से जवाब दिया कि वो साफ तौर पर उतना किस्मत वाला नहीं है जितना एक यंग मास्टर जो परिवार के पैसों पर आराम से जी सकता है। यह कहकर वो पलटा और चला गया, जिससे जुंग श्याओमिंग गुस्से से भड़क उठा और पीछे से गालियां देने लगा। हालांकि बस कुछ कदम चलने के बाद जांग चेन को जुंग श्याओमिंग के 2 गुर्गों ने रोक लिया। उन्हें देखते हुए वो मुस्कुराया और मजाक उड़ाया कि वो कितनी जल्दी अपने मास्टर की बात मानते हैं। दोनों ने सख्त बनने का नाटक किया, जांग चेन को धमकाते हुए और मांग करते हुए कि वो फौरन घुटनों के बल बैठकर जुंग श्याओमिंग से माफी मांगे। जांग चेन ने बस अपना सिर उठाया
और शांति से उन दोनों हट्टे कट्टे आदमियों को घूरा। फिर उसकी नजर उनके पीछे जुंग शाओमिंग पर पड़ी, जो घमंडी भाव के साथ वहां खड़ा था। जांग चेन ने अपने कंधे और कलाइयां घुमाते हुए ठंडे लहजे हौरे में ऐलान किया कि अगर वो हिंसा से मामला सुलझाना चाहते हैं तो वो तैयार है। वो उसके साथ जो भी करेंगे वो उसे कई गुना करके वापस लौट आएगा। ठीक तभी, जब दोनों तरफ से टकराव होने ही वाला था, क्लासरूम के दरवाजे से अचानक कुछ खांसियों की आवाज आई और तनाव भरे माहौल को बीच में रोक दिया। टीचर गंभीर भाव के साथ प्लेटफॉर्म पर आए और एक ऐसी खबर सुनाई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। जुंग शाओमिंग के परिवार ने परसों जुंग फैमिली रिजॉर्ट में होने वाले 2 डे रिट्रीट का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया। स्टूडेंट्स फौरन खुशी से चिल्ला उठे। यह उत्साह तब तक जारी रहा जब तक टीचर ने सबको शांत होकर क्लास शुरू करने के लिए नहीं कहा। बाकी उत्साहित भीड़ के उलट जांग चेन मन ही मन सोचता रहा। उसे यकीन नहीं था कि जुंग शाओमिंग का पिता जैसा शख्स सच में इतना उदार है जितना दिखता है। क्लास के आगे टीचर पढ़ाई जारी रखे हुए थे। मुख्य टॉपिक शुरू करने से पहले उन्होंने खाने से जुड़े नए शब्द सिखाए, जिसमें फ्राइड एग पहला उदाहरण था। जब सब ध्यान से सुन रहे थे, जांग चेन को अचानक जुंग शाओमिंग के पीछे एक अजीब सी उदास चमक छिपी हुई महसूस हुई। उसने फौरन अपनी नजर वहीं केंद्रित कर दी। उसकी आंखें नाटकीय रूप से बदल गईं, क्योंकि उनमें नसें उभर आईं। उसकी पुतलियां गहरी नीली हो गईं और बीच में एक सांप जैसी लाल पतली रेखा उभर आई। इस खास एबिलिटी से जांग चेन को जुंग शाओमिंग के पीछे 2 डरावनी हरी घोस्ट भुजाएं दिखीं। इससे उसका यह शक और मजबूत हो गया कि वो लड़का कोई बड़ा राज छिपा रहा है। वक्त तेजी से गुजरा और रात ने आसमान को ढक लिया। बस एक अर्धचंद्र बचा था, जो उस खामोश दुनिया पर हल्की सी चमक बिखेर रहा था। एक सुनसान सड़क पर अकेला चलते हुए जांग चेन को लगातार बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि यह इलाका दिखने से कहीं ज्यादा गंदा है। एक रोड साइड साइन बोर्ड के पास पहुंचकर उसने ऊपर देखा और तियनफू रोड लिखा हुआ पाया, जिसके साथ बाईं तरफ इशारा करता एक तीर था। जांग चेन ने फिर सिस्टम को बुलाकर अपनी मौजूदा स्थिति चेक की। सिस्टम ने फौरन उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म कर दी। इंटरफेस पर उसकी जानकारी दिखी। होस्ट जांग चेन, करंट घोस्ट ची, 9 डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड्स, एक 1 स्टार क्रिम्सन पाइथॉन स्पिरिट और एक 1 स्टार केओस डीमन किंग। स्टेटस पैनल पढ़ने के बाद जांग चेन खुद को चिंतित होने से नहीं रोक पाया। उसकी गोस्ट ची पहले ही खतरनाक लेवल तक जमा हो चुकी थी, जबकि उसके पास सिर्फ 2 लो लेवल ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड्स थे। इस बीच तियनफू रोड के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने जांग चेन को गुजरते देखा और पूछा कि वो इतनी रात को किसे ढूंढ रहा है। जांग चेन ने विनम्रता से आगे वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा किया और पूछा कि इस इलाके में जांग मैमे कहाँ रहती है। लेकिन वो नाम सुनते ही बूढ़े आदमी का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसके बुढ़ापे भरे चेहरे पर डर उभर आया। उसने न सिर्फ जवाब देने से इनकार किया, बल्कि जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और चिल्लाकर जांग चेन को फौरन वहां से चले जाने के लिए कहा। ऊपर की अंधेरी मंजिलों की तरफ देखते हुए जांग चेन और भी उलझन में पड़ गया। बूढ़ा आदमी सिर्फ जांग मैमे का नाम सुनकर ही डर गया था, जिसका मतलब था कि यहां जरूर कुछ असामान्य छिपाया जा रहा है। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। सड़क बेवजह ठंडी और सुनसान महसूस हो रही थी। उसी वक्त पास की एक परछाई से एक अजीब सी गंध आई। जांग चेन ने फौरन कई गहरी सांसें लीं, यह पहचानने की कोशिश करते हुए कि हवा में फैली इस गंध का स्रोत क्या है। आगे वाली बिल्डिंग को देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह गंध डिसइंफेक्टेंट जैसी लग रही है और अंदर से आ रही है। बिना और देर किए जांग चेन बिल्डिंग के अंदर घुस गया। जितना गहरा वो अंधेरे गलियारे में जाता गया, डिसइंफेक्टेंट की गंध उतनी ही तेज और बदबूदार होती गई। गलियारे में आगे बढ़ते हुए जांग चेन आखिरकार अपार्टमेंट नंबर 101 के सामने रुक गया। दरवाजे की दरार से उसने देखा कि एक छोटी लड़की, जिसका नाम श्याओ था, लोहे की सलाखों के पीछे बंद अकेली बैठी नूडल्स खा रही थी। पास जाते हुए जांग चेन ने धीरे से पूछा कि वो अपने खाने पर ध्यान देने की बजाय बार बार अंधेरे गलियारे में क्यों घूर रही है। किसी को बोलते सुनकर शाओ ने फौरन भौहें सिकोड़ लीं और शिकायत की कि उसने उसकी दोस्त को डराकर भगा दिया है। इस जवाब ने जांग चेन को हैरान कर दिया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने उस दोस्त के बारे में पूछा जिसका उसने जिक्र किया था। खाली गलियारे में खड़े होकर जांग चेन ने हर कोना स्कैन किया, लेकिन फिर भी कोई नहीं मिला। शाओ और चिढ़ गई और जिद करने लगी कि उसकी दोस्त उसके आने से पहले वहीं थी। यह कहने के बाद उसे आगे कुछ समझाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही और वो चुपचाप अपने नूडल्स खाने लगी। उसी पल उस खामोश बिल्डिंग में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जिससे खुद जांग चेन भी घबराकर अपना गला सुखाने लगा। अचानक
शाओ के पीछे अंधेरे कमरे से एक औरत निकली और पूछा कि उसकी बेटी इतनी रात को किससे बात कर रही है। वो नाराजगी भरे भाव के साथ तेजी से लोहे के गेट के पास आई। उसने जांग चेन को सावधानी से घूरा और पूछा कि वो इतनी रात को बिल्डिंग में क्यों घुसा है। उसके अनफ्रेंडली रवैये के बावजूद जांग चेन विनम्र बना रहा और पूछा कि क्या वो जांग मैमे नाम की किसी को जानती है। नाम सुनते ही उस औरत का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा और उसकी आंखों में दहशत भर गई। उसकी प्रतिक्रिया लगभग उसी बूढ़े आदमी जैसी थी। उसने बार बार उस इंसान को जानने से इनकार किया और जांग चेन से जल्द वहां से जाने की गुहार लगाई। इससे जांग चेन का शक और गहरा हो गया। यहां हर कोई असामान्य रूप से अजीब लग रहा था, इसलिए उसने और सुराग ढूंढने के लिए ऊपरी मंजिलों पर तलाश करने का फैसला किया। इस बीच वो औरत दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़े कांपती रही। काफी देर हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार जांग चेन को आवाज दी। चेहरे पर पसीना लिए उसने गंभीरता से उसे चेतावनी दी कि अगर गलियारे में कोई उससे पूछे कि क्या वो सुंदर है तो उसे फौरन भाग जाना चाहिए और कभी जवाब नहीं देना चाहिए। यह अजीब चेतावनी सुनकर जांग चेन और उलझन में पड़ गया और पूछा कि ऐसा क्यों। उस औरत का चेहरा दहशत से भरा हुआ था। उसके जहन में जो भी उस औरत को बदसूरत कहेगा उसका पीछा करके मौके पर ही चाकू घोंप दिया जाएगा। सिर्फ इसकी कल्पना करना ही उसे कंपा देने के लिए काफी था। उसकी प्रतिक्रिया के उलट जांग चेन को यह दिलचस्प लगा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि अगर कोई उस औरत को सुंदर कहे तो क्या होगा। इस सवाल ने उस औरत के चेहरे पर एक टेढ़ी और बेचैन करने वाली मुस्कान ला दी। डर से पीली पड़ी होने के बावजूद उसने जवाब दिया कि तब वो औरत शिकार का चेहरा बदलकर बिल्कुल अपने जैसा बना देगी। ये कहते ही उसने ऐसे दरवाजा बंद कर दिया जैसे इस पूरे मामले से हर नाता तोड़ना चाहती हो। जांग चेन बस मुस्कुराया। ये एहसास होने पर और दिलचस्पी लेने लगा कि हर घोस्ट अपने खुद के नियम फॉलो करता लगता है। आसपास का जायजा लेते हुए जांग चेन को अचानक बिल्डिंग के अंदर कहीं एक बेहद गहरी गाढ़ी लाल ये नाभा महसूस हुई। बिना एक पल भी गंवाए वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। उसे एहसास हुआ कि वो स्रोत ऊपर से आ रहा है। अचानक खून से लथपथ एक खौफनाक चेहरा जिसकी आंखों के गड्ढे खाली थे ऊपरी मंजिल से नीचे गिरा, जिससे जांग चेन एक पल के लिए चौंक गया। उसे फौरन एहसास हुआ कि यह सिर्फ ऊपर से गिरी एक लाश थी। डर से पसीना बहाते हुए उसने टक्कर से बचने के लिए एक तरफ छलांग लगाई। जमीन पर पड़ी लाश को देखते हुए उसे टॉर्चर के अनगिनत निशान दिखे। आंखें निकाली जा चुकी थीं और मुंह बेबसी में खुला हुआ जम गया था। हालात देखकर जांग चेन ने अंदाजा लगाया कि यह पीड़ित काफी वक्त पहले मर चुका है। अभी वो इतना ही सोच पाया था कि एक लंबे बालों वाली आकृति अचानक उसके पास से गुजरी, जिससे वो फिर से चौंक गया। जाहिर था यहां कोई और भी मौजूद था। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, ऊपर से कुछ और गिरा। जांग चेन ने फौरन उसे पकड़ लिया और पाया कि वो एक जिंदा लड़की थी। बदकिस्मती से उसका हाथ गलती से उसकी बांह के एक जख्म पर लग गया और फौरन दर्द भरी चीख की शिकायत सुनने को मिली। इसके ठीक बाद वो लड़की उसे हैरानी से घूरने लगी, जैसे उसे कोई असामान्य चीज दिख गई हो। उसने अचानक कहा कि वो सच में जिंदा है। यह सुनकर जांग चेन को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। बिना कोई सफाई दिए उस लड़की ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहां से दूर ले गई। उसके चेहरे पर जल्दबाजी साफ झलक रही थी, जबकि वो लगभग जांग चेन को घसीटते हुए वहां से दूर ले जा रही थी और उसे फौरन अपने पीछे आने का हुक्म दे रही थी। अभी भी यह समझ न पाते हुए कि आखिर क्या चल रहा है, जांग चेन ने आखिरकार पूछा कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। उस लड़की ने बस एक छोटा सा जवाब दिया, अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो सवाल पूछना बंद करे। जल्द ही उनके सामने एक इमरजेंसी एग्जिट नजर आया। उसे देखते ही वो लड़की फौरन दिशा बदलकर जांग चेन को किसी और तरफ खींच ले गई, जिससे उसने पूछा कि वो एस्केप रूट क्यों नहीं ले रहे। वो और पास आई और समझाया कि उनकी मंजिल ही एकमात्र सुरक्षित जगह है। दूसरा रास्ता लेने से वो सीधे उस खौफनाक औरत के सामने पहुंच जाएंगे और बचना नामुमकिन होगा। इतना पास खींचे जाने पर जांग चेन कुछ कहने ही वाला था कि उस लड़की ने फौरन उसे टोकते हुए चुप रहने को कहा। फिर चेनसुआ ने एक ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लाल और सुनहरी ऊर्जा की एक धारा तेजी से उसकी बांह के चारों तरफ लिपट गई। उसने उनकी लोकेशन छिपाने का मंत्र पढ़ा। पूरा होते ही उसने वो ताबीज पास वाली दीवार पर पटक दिया। इफेक्ट फौरन दिखने लगा और चेनसुआ और जांग चेन दोनों धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे। बस कुछ पलों में उनकी मौजूदगी के लगभग सारे निशान उस जगह से गायब हो गए। चेनसुआ ने धीरे से चेतावनी दी कि यह ताबीज सिर्फ जिंदा लोगों की आभा छिपा सकता है, इसलिए जांग चेन को बिल्कुल कोई आवाज नहीं करनी चाहिए। ठीक तभी गलियारे के बाहर से अजीब आवाजें गूंजने लगीं। उनके साथ एक डरावनी हंसी भी पूरे इलाके में फैलने लगी।
जांग मेमय एक अजीब हथियार लिए वहां आई, पास के ताबीजों को काटती हुई और बार बार पूछती हुई कि क्या वो सुंदर है। कोई जवाब न मिलने पर वो और भी डरावनी होती आवाज में वही सवाल दोहराती रही। फिर जांग मेमय ने पास पड़ी एक लाश पर वार किया। फिर भी वो अपना जाना पहचाना सवाल पूछना बंद नहीं कर रही थी। इस नजारे ने जांग चेन और चेनसुआ दोनों को सन्न कर दिया। शिकार ढूंढते हुए जांग मेमय ने इलाके को स्कैन किया और बुदबुदाई कि एक और लड़की अभी भी कहीं छिपी हुई है। कुछ देर तलाश करने के बाद वो धीरे धीरे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ गई। जब वो काफी दूर चली गई तब चेनसुआ और जांग चेन आखिरकार ताबीज की सुरक्षा से बाहर निकले। खतरे से बचने के बाद उसने राहत की सांस ली। इसके बाद चेनसुआ ने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वो सुपरनैचुरल घटनाओं से निपटती है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी वंस नाम के एक ग्रुप से ताल्लुक रखती है। यह सुनकर जांग चेन ने मन ही मन सोचा, तो इस फील्ड में सच में प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, और सोचने लगा कि वो उसके जैसे नए इंसान को कैसे आंकेंगे। फिर भी उसने विनम्रता से जवाब दिया और चेनसुआ का हाथ मिलाना स्वीकार किया। चेनसुआ ने आगे चेतावनी दी कि जांग मेमय अक्सर इस इलाके में दिखती है और जल्द ही वापस आएगी। अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे उसके पास ही रहना चाहिए। फिर चेनसुआ ने जांग चेन को याद दिलाया कि अभी सबसे जरूरी बात है जितनी जल्दी हो सके बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते, जांग मेमय ने अचानक ऊपर से अपना सिर बाहर निकाला। जांग चेन ने फौरन चेनसुआ को पीछे खींचा और चेतावनी देते हुए चिल्लाया। उसके चेहरे को ढके हुए लंबे बाल धीरे धीरे अलग हुए, जिससे उसका खौफनाक रूप सामने आया। हमेशा की तरह वही जाना पहचाना सवाल आया। जांग मेमय की डरावनी आंखें जांग चेन पर टिक गईं और उसे मजबूर किया कि वो जवाब दे कि क्या वो सुंदर है। यह कहते ही वो छत से नीचे गिरी और उनके सामने आ खड़ी हुई। जमीन पर उतरने के बाद भी जांग मेमय वही डरावना सवाल दोहराती रही। यह समझते हुए कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, चेनसुआ फौरन आगे आई और उसका सीधा सामना करने के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी ची को घुमाया, एक फॉर्मूला पढ़ा और अपनी प्रोटेक्टिव तकनीक एक्टिवेट कर दी। चमकती सुनहरी रोशनी से भरा एक मुक्का आगे बढ़ा और सीधा जांग मेमय से जा टकराया। यह वार तुरंत काम कर गया और उस घोस्ट औरत के हाथ से हथियार छूटकर गिर गया। पीछे से देखते हुए जांग चेन ने उत्साह से ताली भी बजाई, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। चेनसुआ उस टक्कर से पीछे उछल गई और जांग चेन से जा टकराई, जिससे उसे दर्द हुआ। पीले पड़े चेहरे के साथ चेनसुआ ने जल्दी से समझाया कि उसकी छी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वो अब लड़ नहीं सकती, और उसने जांग चेन से भागकर पुलिस बुलाने के लिए कहा। इस बीच जांग मेमय ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने झुककर वो हथियार उठाया जो उसके हाथ से गिर गया था। फिर जांग मेमय ने सीधा जांग चेन को घूरा और एक अजीब आवाज में बोली। खुद की तरफ इशारा करते हुए उसने फिर से वही जाना पहचाना सवाल पूछा कि क्या वो सुंदर है। जांग चेन मुस्कुराया और गहरे तंज के साथ जवाब दिया, उसकी सच में तारीफ करने का कोई इरादा नहीं दिखाते हुए। हालांकि जांग मेमय ने इसे अलग तरीके से समझा और फौरन एक डरावनी मुस्कान दिखाई। चेनसुआ ने जैसे ही यह देखा, उसका चेहरा बदल गया। उसने फौरन चेतावनी दी कि जो भी जांग मेमय के सवाल का जवाब दे वो हमेशा के लिए उसका निशाना बन जाता है। और वाकई वो घोस्ट औरत उत्साह से जांग चेन की तरफ दौड़ पड़ी, जैसे उसे एक बिल्कुल नया शिकार मिल गया हो। ब्लेड हैरत अंगेज रफ्तार से नीचे आया, लेकिन जांग चेन बाल बाल बचते हुए एक तरफ हट गया, यह मानने से इनकार करते हुए कि उसने सच में उसकी तारीफ की थी। वार से बचते हुए उसने गुस्से में समझाया कि यह तंज था, तारीफ नहीं। लेकिन जांग मेमय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पागलों की तरह हंसी और ऐलान किया कि वो जांग चेन का चेहरा भी बिल्कुल अपने जैसा बना देगी। ठीक तभी जब वो घोस्ट औरत फिर से वार करने ही वाली थी, जांग चेन ने अचानक उसकी चाकू पकड़े हुई कलाई पकड़ ली। उसने शांति से उसकी आंखों में देखा और जवाब में खुद एक सवाल दाग दिया। इससे पहले कि जांग मेमय कुछ रिएक्ट कर पाती, जांग चेन ने एक टेकडाउन इस्तेमाल किया और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। फिर उसने उस घोस्ट औरत को पास वाले कमरे की तरफ घसीटा, ऐसी बातें बोलते हुए जिन्होंने चेनसुआ को पूरी तरह चुप करा दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के जांग चेन ने दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया। फिर उसने जांग मेमय को अंदर घसीट लिया, जैसे वो किसी मेहमान का स्वागत कर रहा हो। उस घोस्ट औरत ने फौरन गलत समझ लिया और मान बैठी कि जांग चेन की नीयत खराब है, क्योंकि उसे वो सुंदर लगी। घसीटे जाते हुए जांग मेमय ने जोर जोर से विरोध किया और चिल्लाती रही, लेकिन जांग चेन अपनी रहस्यमयी मुस्कान बनाए रहा और उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने जानबूझकर उसके और पास आकर अपनी बाहें उसके चारों तरफ लपेट दी, बिल्कुल एक बेशर्म आवारा की तरह। उसी वक्त
सिस्टम लगातार गोस्ट एनर्जी में तेज बढ़ोतरी रिपोर्ट करता रहा। उसे और डरता देख जांग चेन ने यह नाटक और आगे बढ़ाया और ऐसा दिखाया जैसे वो जबरदस्ती किस करने वाला हो। यहां तक कि जांग मेमे भी सन्न रह गई। उसके जहन में उसके सामने वाला यह इंसान किसी घोस्ट से भी ज्यादा डरावना था। जितना वो पास आता, जांग मेमे उतनी ही घबराती गई। वो चिल्लाकर उससे दूर रहने को कहती रही, जबकि उसे मिलती गोस्ट एनर्जी लगातार बढ़ती रही। शुरुआत में जांग चेन की बेशर्म हरकतों की वजह से जांग मेमे अपना आपा खो बैठी, लेकिन उसे जल्दी ही याद आया कि उसके हाथ में अब भी उसका हथियार है, जिससे उसे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। अपना भरोसा वापस पाकर वो घोस्ट औरत तिरस्कार से मुस्कुराई और वो ठंडा ब्लेड जांग चेन के चेहरे पर सटा दिया। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर वो सच में इतना बेताब है तो कम से कम पहले दरवाजा तो बंद कर ले। इस बीच चंद चंद कमजोर रोशनियों से जगमगाते अंधेरे गलियारे में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे यकीन था कि जांग चेन खुद को कुर्बान करके उस बुरी घोस्ट को रोक रहा है ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। उसके लिए किसी आम इंसान का किसी घोस्ट का सीधा सामना करना नामुमकिन सी बात थी। असल में जांग चेन अभी भी कमरे के अंदर जांग मेमे से जूझ रहा था। उस घोस्ट औरत ने उसे नीचे दबा रखा था और अपने चाकू से दीवार से चिपका रखा था, बेहद खुश नजर आते हुए। उसका खौफनाक रूप अब पूरी तरह सामने आ चुका था। तीखी चीखें लगातार गूंजती रहीं, जैसे वो जंग चेन को वहीं चीर डालना चाहती हो। उसे जूझते देख जंग मेमे और घमंडी हो गई और बोली कि अगर वो सच में उसका इतना दीवाना है तो वो भी उसकी जाति में शामिल क्यों ना हो जाए। यह समझते हुए कि फर्जी परवर्त वाला नाटक अब काम नहीं आ रहा, जांग चेन ने अपना चंचल भाव छोड़ दिया। उसकी नजरें सामने चमकते ब्लेड पर टिक गईं और उसमें हल्की सी सावधानी झलकने लगी। लेकिन बस कुछ सेकंड बाद सारी हिचकिचाहट गायब हो गई। जांग चेन ने अपना डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड निकाला और अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने का फैसला किया। बिना एक पल गंवाए उसने सीधे क्रिम्सन पाइथॉन स्टार एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। जांग चेन का शरीर तेजी से बदलने लगा। उसके मुंह से नुकीले दांत निकल आए, त्वचा पर सांप जैसी शल्कें उभर आईं और उसकी सांस आग जैसी गर्म हो गई। ठीक तभी सिस्टम ने ऐलान किया कि उसने डिवाइन एबिलिटी जायंट पाइथॉन स्ट्रेंथ सफलतापूर्वक जगा ली है। उसके शरीर के अंदर से ताकत का एक जबरदस्त सैलाब फूट पड़ा। यह भारी आभा इतनी थी कि खुद जांग मेमे भी सतर्क हो गई। अपने नए रूप में जांग चेन ने भरोसे के साथ उस घोस्ट औरत को देखा और पूछा कि वो अपनी शक्ल को लेकर इतनी जुनूनी क्यों है। उसकी यह बात उसके सबसे गहरे जख्म पर लगी। जांग मेमे फौरन गुस्से से भड़क उठी और बोली कि अगर जांग चेन का चेहरा भी उसके जैसा डरावना होता तो वो लोगों की क्रूरता समझ पाता। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, जांग चेन आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। सुकून देने वाले लहजे में उसने कहा कि अब उसे समझ आ गया कि वो ऐसी क्यों बनी। यह सब उसकी अपने बारे में गहरी असुरक्षा से जुड़ा था। लेकिन तभी जांग चेन का भाव अचानक बदल गया। उसने ठंडी नजरों से उसे देखा और पूछा कि क्या वो इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझाना चाहती है। जांग मेमे ठिठक गई। उसकी जिज्ञासा उसके गुस्से पर हावी हो गई और उसने अनजाने में पूछ लिया कि उसका हल क्या है। जांग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसने कहा कि बस उसे गर्दन के ऊपर की हर चीज हटानी होगी। उसके अजीब तर्क के मुताबिक बिना चेहरे के कोई भी उसकी शक्ल पर फैसला या आलोचना नहीं कर पाएगा। यह सुनकर जांग मेमे बिल्कुल बोलती बंद रह गई। उसने खुद को एक सिरकटी लाश के रूप में तक कल्पना कर ली। उसका गुस्सा फौरन फट पड़ा। उस घोस्ट औरत ने जांग चेन पर हमला बोल दिया और चिल्लाई कि वो सीधे सीधे मान लेता कि वो उसका सिर काटना चाहता है। जांग चेन बस मुस्कुराया, इससे पहले कि वो जवाबी हमले के लिए आगे बढ़ा। उसकी नजर में अब पीछे हटने की कोई वजह नहीं बची थी। क्रिम्सन स्केल आर्मर स्किल तुरंत एक्टिवेट हो गई। दोनों ताकतवर शक्तियां सीधी टकराईं, जिससे पूरे इलाके में एक हिंसक शॉकवेव फैल गई। लेकिन ताकत का पूरा संतुलन जांग चेन के पक्ष में था। जांग मेमाए हैरानी से उसके चारों तरफ धधकती लपटों को देखती रही, समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। सिर्फ एक ही टक्कर के बाद वो घोस्ट औरत उस भारी ताकत से पीछे उछल गई। उसे पीछे धकेलने के बाद जांग चेन ने अपनी हथेली की तरफ देखा और पाया कि उसमें से धीरे धीरे खून रिस रहा है। जख्म देखकर वो एक पल के लिए ठिठका। उसके शरीर पर शल्कें होने के बावजूद वो ब्लेड फिर भी उसे काट गया था। साफ था कि यह कोई आम हथियार नहीं था। जांग मेमे मुश्किल से उठकर खड़ी हुई और गुस्से से जांग चेन पर झपटी, पागलों की तरह अपना चाकू वापस मांगते हुए। जांग चेन ने मजाक उड़ाती मुस्कान के साथ जवाब दिया और उलटा एक तिरस्कार भरा सवाल दाग दिया। उसके मुताबिक वो हथियार अब से मालिक बदल चुका था। यह कहते ही उसने आखिरी वार किया और जांग मेमे की जिंदगी खत्म कर दी। अपने आखिरी पलों में उसे हल्का सा एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है।
उसकी नजर गलती से एक जानी पहचानी सी लगने वाली लाश पर पड़ी। जब तक उसे एहसास हुआ कि यह उसका ही शरीर है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जांग मेमे का सिर धड़ से अलग हो चुका था और उसकी लाश ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। यह नतीजा देखकर जांग चेन अपनी संतुष्टि छिपा नहीं पाया और गर्व से हंस पड़ा। उसी वक्त सिस्टम ने ऐलान किया कि वो बदशक्ल बुरी घोस्ट पूरी तरह खत्म कर दी गई है और उसे इनाम में 99 गोस्ट एनर्जी पॉइंट्स मिले। अंधेरे बेसमेंट में गहराई तक चंसुआ अब भी भारी डर में फंसी हुई थी। कांपते हाथों से आंसू पोंछते हुए उसे फिक्र थी कि कहीं जांग चेन पहले ही मर न चुका हो। लंबे इंटरनल स्ट्रगल के बाद उसने आखिरकार एक फैसला लिया। अपनी लेदर जैकेट में छिपाया हुआ हथियार निकालते हुए चेंसुआ ने दीवार का एक बड़ा हिस्सा तोड़ डाला और जोर से ऐलान किया कि वो किसी और को छोड़कर अकेले नहीं भाग सकती। अगर लड़ाई आनी है तो बुरी घोस्ट आ जाए। लेकिन जब वो ऊपरी मंजिल पर पहुंची तो सबसे पहले उसे जांग चेन जिंदा और सही सलामत दिखा। बदकिस्मती से जो मलबा उसने अभी अभी तोड़ा था वो सीधे उसके सिर पर गिर पड़ा, जिससे एक बड़ा उभार बन गया। दर्द से अपना सिर पकड़े हुए जांग चेन ने शिकायत की कि वो उसे बचाने की योजना बना रहा था और उल्टा खुद ही चोट खा बैठा। इस हास्यास्पद नजारे ने चंसुआ को सन्न करके जड़ बना दिया। इस मजेदार गलतफहमी के बाद दोनों साथ साथ आगे बढ़ते रहे। गलियारे से गुजरते हुए जांग चेन इतना रिलैक्स्ड दिख रहा था कि सीटी तक बजा रहा था, जैसे उसने अभी अभी किसी जानलेवा लड़ाई से बचकर न निकला हो।